हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय स्टडी एंड स्टडी आईएसपीसीएस दिल्ली। माई सेल्फ सुरेश कुमार। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा वीडियो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तर पे आधारित है। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। यदि आप इससे पहले जो भी प्रैक्टिस सेट मैंने आप लोगों को दिए हैं वो देखा नहीं है तो उसे ज़रूर देखें, क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन मेरे द्वारा सेट होता है और आपके परीक्षाओं को विशेष ध्यान में रख करके तैयार किया जाता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके आईएएस पीसीएस जैसे बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपीपीएससी, जेपीएससी, यूकेपीएससी आदि तमाम प्रतियोगिता परीक्षाओं को विशेष ध्यान में रख करके तैयार किया जा रहा है। आप अगर बीपीएससी देने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास शुरू करें। हाँ, क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोटिफिकेशन है। यदि आप बीपीएससी 67 में अपीयर होंगे और ऑप्शनल हिस्ट्री होगा आपका, तो आप मेरे ऑनलाइन बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा 67 बीपीएससी के लिए प्री और मेंस जीएस का भी हमारे ऑनलाइन क्लास होता है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है जहां बड़ी संख्या में हड्डी से बने औजार प्राप्त हुए हैं? यानी ऐसा कौन सा भारत का नवपाषाण स्थल है जहां से बड़ी संख्या में हड्डी से निर्मित औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके छोटा नागपुर, चिरान, सी है चुनार, डी मास्की, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान दे, ये ई ऑप्शन मैंने खास करके बीपीएससी को ध्यान में रख के बनाया है, क्योंकि बीपीएससी में ये इसी तरह से 5 ऑप्शंस होते हैं। तो आपका इसका आंसर होगा चिरांद। ये बिहार में है और एक चिरांद एक नवपाषाण काल का स्थल है जहाँ से भारी संख्या में हड्डी के औजार मिले। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से दुर्ग में 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? यानी सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसके दुर्ग से 7 अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल, चौथा कालीबंगा, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा डी कालीबंगा। यानी कालीबंगा से अग्निकुंड के 7 प्रमाण मिले हैं कालीबंगा के दुर्ग से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बित में, नदीत में, देवीत में कहा गया है? यानी ऋग्वेद की एक काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है ये। उसी से क्वेश्चन रिलेटेड है आपका कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे अम्बित में, नदीत में, देवीत में कहा गया है? ऑप्शन है हमारे पास सिंधु, दूसरा वितास्ता, तीसरा परुष्णी, चौथा सरस्वती, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, आप लोग चाहें तो हमारे साथ आप अपना आंसर भी करते रहें और बाद में चेक कर लें कि आपने कितना क्वेश्चन का आंसर सही किया है। इस तरह से आपकी एबिलिटी भी चेक होती रहेगी। इसका आंसर है डी सरस्वती। यानी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को अम्बित में, नदीत में, देवीत में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसे फारसी का होमर कहा गया है? फारसी का होमर, निम्नलिखित में से किसे फारसी का होमर कहा गया है? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है उत्वी, दूसरा है फिरदौसी, तीसरा है अमीर खुसरो, चौथा है अलबरूनी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फारसी का होमर फिरदौसी को कहा गया है, तो आप याद रखें आपका आंसर होगा बी फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने स्वयं को सिकंदर ए सानी घोषित किया था? यानी दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने को सिकंदर ए सानी घोषित किया था? आपके ऑप्शन है बलबन, दूसरा है कैकूबाद, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा फिरोज शाह तुगलक, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने अपने आप को सिकंदर ए सानी घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 6, हमारा 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने उलेमाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के लिए महजरनामा जारी किया? यानी किस मुगल शासक ने महजरनामा जारी किया था? आपका क्वेश्चन है ये। ऑप्शन हमारे पास है
पहला जहांगीर, दूसरा अकबर, तीसरा हुमायूं, चौथा शाहजहां, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो महजरनामा जारी करने वाला शासक यानी मुगल शासक था अकबर। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से घटनानुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य है। तो देखिए ये क्रोनोलॉजी पूछा है कि कौन सा हमारा सही क्रोनोलॉजी है। पहला है बक्सर का युद्ध, दूसरा प्लासी का युद्ध, तीसरा बांडीवाद का युद्ध। ऑप्शन हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन है बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास प्लासी का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध। चौथा है बक्सर का युद्ध, बांडीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब आप करते हैं तो आपको इसका क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए। तो क्रोनोलॉजी जब आप याद रखेंगे तब आप कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए अगर हम प्लासी की युद्ध की बात करें तो प्लासी हुआ था 1757 में। तो प्लासी युद्ध अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन के साथ देखें, ऑप्शन इसका आंसर सी होगा। प्लासी हुआ था 1757 में। प्लासी का युद्ध। दूसरा है हमारा बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में। और तीसरा है बक्सर का युद्ध। ये अच्छी तरह से आप लोगों को याद होगा कि 1764 में हुआ था। तो इस तरह से ये क्रोनोलॉजी हमारा सही हो जाता है। पहला 1757 का, फिर 1760, 1774। तो पहला होगा प्लासी का युद्ध, दूसरा बांडीवास का युद्ध, तीसरा बक्सर का युद्ध। इस तरह से आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, अहमद शाह अब्दाली ने निम्न में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। यानी अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण हुआ था वो किस मुगल शासक के काल में हुआ था। आपके ऑप्शन हैं मोहम्मद शाह, दूसरा है अहमद शाह, तीसरा शाह आलम द्वितीय, चौथा अकबर द्वितीय, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अहमद शाह अब्दाली का जो भारत पे मुगल शासक के समय में आक्रमण हुआ था उस समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। तो आंसर होगा ए, मोहम्मद शाह। क्वेश्चन नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी। हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है 16 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को, 13 अगस्त 1765 को, 14 अगस्त 1765। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बी, 12 अगस्त 1765। ध्यान दें ये जैसे हम बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभुत्व, तो एक देखते हैं कि प्लासी का युद्ध है और दूसरा हम देखते हैं कि बक्सर का। तो बक्सर के युद्ध के बाद हम जो जैसे अभी हमने चर्चा किया था यहाँ पे बक्सर के युद्ध के बारे में कि ये युद्ध 1764 में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद हम देखते हैं कि एक इलाहाबाद की संधि हुई थी और उसके द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और ये दिया था शाह आलम द्वितीय ने। तो ये इसका ऑप्शन है हमारे पास 12 अगस्त 1765, बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी। यानी किसके काल में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी और वो कौन व्यक्ति था। ऑप्शन है हमारे पास लॉर्ड कर्जन ने 1905 में, लॉर्ड लीटन ने 1880 में, लॉर्ड रिपन ने 1882 में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1885 में। नेक्स्ट उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है सी। ये लॉर्ड रिपन के काल में 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। यानी लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रथम शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मगध साम्राज्य के किस शासक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। ऐसा मगध साम्राज्य का कौन सा शासक था जिसने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ये खास करके बिहार स्पेशल क्वेश्चन हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो सभी एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन बिहार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा ये।
तो ऑप्शन है आपके पास चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सी है अशोक, डी समुद्रगुप्त, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर होगा सी, मगध साम्राज्य के शासक अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 12, कर्नाटक वंश को मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। ये कर्नाटक वंश है, ये इसे मिथिला का स्वर्णयुग कहा जाता है। इस वंश के संस्थापक कौन थे? कर्नाट याद रखें, कर्नाटक नहीं, कर्नाट याद रखें, कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के संस्थापक, मिथिला के जो कर्नाट वंश था उसके संस्थापक कौन थे? हमारे पास ऑप्शन है नन्यदेव, दूसरा हरि सिंह देव, तीसरा मलदेव, चौथा गंगदेव, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है नन्यदेव। याद रखें, ये भी आपके बीपीएससी स्पेशल में काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कर्नाट वंश के, मिथिला के कर्नाट वंश के संस्थापक नन्यदेव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो बिहार के ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना के लिए जाना जाता है? हमारे पास ऑप्शन है भीमबाध अभ्यारण्य, दूसरा संजय गांधी जैव उद्यान, तीसरा वाल्मीकि नगर उद्यान, चौथा बेतवा उद्यान, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है सी, वाल्मीकि नगर उद्यान। ये भी आपके बीपीएससी स्पेशल है, और या सीडीपीओ कहें उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? हमारे पास ऑप्शन है 11.3%, 21.3%, 88.7%, 10.6%, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बिहार की जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो 11.3 है। ये भी आपके बीपीएससी और सीडीपीओ, ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, देश की प्रथम गरीब रथ ट्रेन का परिचालन कहाँ से कहाँ किया गया? यानी देश का पहला जो गरीब रथ ट्रेन चला था वो किन दो शहरों के बीच में चला था? हमारे पास ऑप्शन है पटना से दिल्ली, पटना से रांची, सहरसा से अमृतसर, नेक्स्ट डी छपरा से पुणे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहला गरीब रथ जो चला था वो चला था सहरसा से अमृतसर के बीच में। आपके आंसर है सी, सहरसा से अमृतसर। ये भी बिहार स्पेशल ही है। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया था? यानी संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अंगीकार किया था या कब अपनाया था? हमारे पास ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, 10 दिसंबर 1948, 10 जनवरी 1920, 4 अप्रैल 1949, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की विश्वव्यापी घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को अपनाया गया था। इस प्रकार आंसर होगा बी, 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? यानी 2019 का कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है दीपा मलिक, दूसरा सुशील कुमार, तीसरा बजरंग पुनिया, चौथा सरदार सिंह, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपका आंसर है सी, बजरंग पुनिया। यानी बजरंग पुनिया को 2019 के लिए कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी सेवा किन दो स्थानों को जोड़ती है? तो प्रधानमंत्री ने जो रोरो फेरी सेवा की जो शुरुआत की थी
वो घेघा और दहेज यानी ये घोघा और दहेज को जोड़ता है, तो इसका आंसर होगा घोघा और दहेज। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव, जिसका नाम दिया गया था कलरव, का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया है? बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% याद रखें, या सीडीपीओ दोनों में से कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन 100% देखना चाहिए, या हो सकता है दोनों में पूछ दें। क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव, जिसका नाम दिया गया था कलरव, का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया? देखिए इसके ऑप्शन है हमारे पास गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, कांवर झील पक्षी विहार, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो कलवर का आयोजन किया गया था, ये किया गया था नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, तो इसका आंसर है बी, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में बिहार का प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में किसे बिहार का नया महालेखाकार नियुक्त किया गया है? बिहार का महालेखाकार जो हाल ही में नियुक्त हुए हैं वो कौन है? हमारे पास ऑप्शन है रामा अवतार शर्मा, दूसरा आलोक शर्मा, तीसरा चंचल कुमार, चौथा अभिषेक कुमार सिंह, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो आप लोग ज़रूर क्वेश्चन नंबर लिखें और ऑप्शन अपना जो आप लगाते हैं वो लिखें, और बाद में आप चेक करें कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया है। तो उसका आंसर है ए, रामा अवतार शर्मा, यानी बिहार में अभी हाल ही में रामा अवतार शर्मा को महालेखाकार नियुक्त किया गया है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों के लिए एक नोटिफिकेशन है, 67th अगर बीपीएससी में आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा 67 बीपीएससी और आपका जो सीडीपीओ होने वाला था इसे कैंसिल किया गया है, तो इसके लिए एक प्री का और मेंस जीएस का हमारा बैच होगा, ऑनलाइन बैच, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की तर्ज पर बिहार का पहला नाटक विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? तो देखिए 21वां क्वेश्चन खास करके ये बीपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के तर्ज पर बिहार का पहला नाट्य विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है दरभंगा, दूसरा भागलपुर, तीसरा नालंदा, चौथा पटना, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये बिहार का पहला नाट्य विश्वविद्यालय पटना में स्थापित किया जाएगा, तो आंसर है डी, पटना। याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोएज ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, विलियम एच फोएज ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे पास जो ऑप्शन है वह है नीतीश कुमार, दूसरा सुशील मोदी, तीसरा प्रीति प्रियदर्शनी, चौथा उषा प्रियदर्शनी, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आंसर है प्रीति प्रियदर्शनी, सी, यानी प्रीति प्रियदर्शनी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा विलियम एच फोएज ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, प्रीति प्रियदर्शनी को। ये भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, तो ध्यान रखें विलियम एच फोएज ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है वो प्रीति प्रियदर्शनी को दिया गया है, ये भी बिहार की है, बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आपने झारखंड में देखा होगा पूछा है क्वेश्चन। पहला है विक्रम साराभाई, दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम, तीसरा जी माधव नायर, चौथा नाम्बी नारायणन, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, इस तरह से आंसर है ए, विक्रम साराभाई। क्वेश्चन नंबर 24, 24।
निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, आसान भी होते हैं लेकिन महत्वपूर्ण भी होते हैं। जैसे आपने देखा कि जेपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, तो हो सकता है कि बीपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। तो कीट नहीं है, ऑप्शन है हमारे पास खटमल, मच्छर, मकड़ी, घरेलू मक्खी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसमें कौन सा कीट नहीं है? इसका आंसर होगा सी, मकड़ी। मकड़ी कीट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, फसल संयंत्र का फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो फसल संयंत्र में जो कवक रोग है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पहला है आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू में भूरी सड़ाग होना, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा कपास में बिल्ट। कपास में बिल्ट लगना फसल संयंत्र का एक कवक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास 26वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से रेजीन क्या है? रेजीन के बारे में पूछा है। तो रेजीन क्या है? सिंपल क्वेश्चन है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन है कि एक बहुलक है, एक वायरस है, एक मेलवेयर है, सर्च इंजन है, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो रेजीन जो है एक मेलवेयर है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखें। रेजीन एक मेलवेयर है, यानी ये जो रेजीन है, ऑप्शन सी आंसर है, मेलवेयर। नंबर 27, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? अब हम साइंस के क्वेश्चन शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि बीपीएससी में साइंस के कितने वेटेज होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन बीपीएससी में साइंस के पूछा जाता है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, मैं जो बीपीएससी को विशेष ध्यान में रख के जो क्लासेस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसमें सभी तरह के मिक्स क्वेश्चन होते हैं। और इसमें मैं बिहार स्पेशल के भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालता हूँ, जैसा कि आपने देखा। और ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा खास करके बीपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है? पहला ऑप्शन है रिकेटस, दूसरा रतौंधी, तीसरा रक्ताल्पता, डी बेरी बेरी, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है। आंसर है डी, बेरी बेरी। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकरण किसको प्राप्त है? देखिए, ये पंचायत यानी कि पंचायत है, राज्य से पूछा है। या क्वेश्चन ऐसा होता है कि राज्य वित्त आयोग का गठन का प्राधिकरण किसको प्राप्त है, तो भी इसी तरह के आंसर होते। इसका ऑप्शन हमारे पास है विधानसभा के अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर और राज्य के मुख्यमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो राज्य के जो वित्त आयोग है उसका गठन राज्य के गवर्नर द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर होगा राज्य के गवर्नर सी, यानी राज्य का गवर्नर पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है हमारा, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होगा। कब निर्धारित नहीं होगा? ऑप्शन है 19 वर्ष की आयु पर, बी ऑप्शन है 18 वर्ष की आयु पर, सी है 20 वर्ष की आयु पे, डी 21 वर्ष की आयु पे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें, अगर नगर पालिका का सदस्य चुना जाना अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है तो उसे कम से कम 21 वर्ष का होना चाहिए। तो डी इसका आंसर होगा कि अगर व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पर है तो वो नगर पालिका का सदस्य चुनने जाएंगे, निर्धारित नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल, ध्यान रखिए ये आंग्ल है, आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। यानी कि राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का जो मनोनीत किया जाता है वो किस आर्टिकल के तहत होगा? तो आंग्ल भारतीय आता है अनुच्छेद 333 के तहत। इसका आंसर होगा बी। और ध्यान दें, ये राज्य विधानसभा में है, तो अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल के द्वारा होता है। ध्यान दें, एक फिर छोटा सा नोटिफिकेशन, बीपीएससी 67 मेंस के लिए ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा इसके जीएस क्लासेस भी हमारे होंगे, ये ऑनलाइन क्लास होगा, आप जुड़ सकते हैं।
और मैं आप लोगों के लिए प्री का क्लास एक ओरिएंटेड क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। ये फ्री क्लास होगा, तो आप लोग चाहें तो कांटेक्ट करें और एक ग्रुप बना लें। फिर अगर स्टूडेंट का स्ट्रेंथ होगा तो मैं क्लास शुरू कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? यानी मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? हमारे पास ऑप्शन है, ए न्यायमूर्ति एच एल दत्तू, दूसरा है न्यायमूर्ति एस राजेंद्र बाबू, सी न्यायमूर्ति एस आनंद, डी न्यायमूर्ति ए के मिश्रा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर है डी न्यायमूर्ति ए के मिश्रा। न्यायमूर्ति ए के मिश्रा अभी भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन आपके जेपीएससी में देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की अवधारणा किस देश के संविधान से प्रेरित है? हमारे पास ऑप्शन है, सोवियत संघ, चीन, जापान, फ्रांस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भारत के संविधान में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा की जो अवधारणा है, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। इसका ऑप्शन आंसर, सही आंसर होगा डी फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? हमारे पास ऑप्शन है, कोल, दूसरा भील, तीसरा संथाल, चौथा गोंड, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे बड़ी जनजाति भील है। इस तरह से इसका आंसर होगा बी, भील। क्वेश्चन नंबर 34, टोडा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति खास करके नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। तो ये तमिलनाडु होगा। हमारे पास ऑप्शन था बिहार, झारखंड, असम, तमिलनाडु। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो टोडा नीलगिरी पे है, तो नीलगिरी तमिलनाडु के क्षेत्र में होगा। तो आंसर होगा डी, तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? यानी किस राज्य का सीमा भूटान से नहीं लगा हुआ है? जो ऑप्शन में हमारे पास दिया हुआ है, पहला है बिहार, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा असम, चौथा सिक्किम, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर होगा बिहार, क्योंकि बिहार सिक्किम के साथ, बिहार जो है ये भूटान के साथ, यानी भूटान पड़ोसी देश है हमारा, इसके साथ सीमा नहीं बनाता। तो आंसर है ए, बिहार। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है? यानी विश्व जैव विविधता से कौन संदर्भित है या संरक्षण से संबंधित है? पहला ऑप्शन है नगोया प्रोटोकॉल। क्या नगोया प्रोटोकॉल विश्व जैव विविधता से संरक्षित है? यदि है तो ये आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन है टोक्यो प्रोटोकॉल, तीसरा जिनेवा, चौथा सिंगापुर प्रोटोकॉल, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित नगोया प्रोटोकॉल है। इस प्रकार आंसर होगा ए, नगोया प्रोटोकॉल। यानी नगोया प्रोटोकॉल विश्व जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट 37, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले घरेलू उपकरण कौन से हैं? यानी ऐसे कौन से घरेलू उपकरण हैं जो ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो यहाँ पर सर्वाधिक भी लिखा जा सकता था। हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला है कंप्यूटर, दूसरा है टेलीविज़न, तीसरा एयर कंडीशन, चौथा कूलर, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ओजोन परत को जो घरेलू उपकरण प्रभावित करता है उसमें एयर कंडीशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा सी आंसर होगा, एयर कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 38, टेलीविज़न का रिमोट कंट्रोल किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करता है? यानी रिमोट कंट्रोल कौन सा तरंग यूज करता है? हमारे पास ऑप्शन है अवरक्त, बी एक्स किरण, सी गामा किरण, डी दृश्य प्रकाश, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। रिमोट कंट्रोल में जो तरंग का प्रयोग होता है वो है अवरक्त। इसका आंसर होगा 38 का ए, अवरक्त तरंग।
क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोदय योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई, यानी सर्वोदय योजना का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा विनोबा भावे, चौथा जयप्रकाश नारायण, पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ध्यान रखें बीपीएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि सर्वोदय योजना किनके द्वारा आरंभ की गई थी। तो इनका सर्वोदय योजना का जो संबंध है वो जयप्रकाश नारायण जी के संबंध है, तो आंसर होगा डी, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस तरह के विकास मॉडल को अपनाया गया था, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन है डी आर गॉडगिल मॉडल, बी पीसी महालनोबिस मॉडल, सी एम एन रॉय मॉडल, डी मन्ना राय मॉडल, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान दें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, तो इसका आंसर होगा बी, पीसी महालनोबिस। ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इसके आंसर भी आपने किए। मैं एक बार और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस के आंसर करते हैं तो आप पहले अपना ऑप्शन लगाइए, देखिए कि आप कितने सही करते हैं, और बाद में फिर आंसर जो मैं बता रहा हूँ उसे चेक कर लीजिए, और इस तरह से आप हमारे साथ फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और बीपीएससी के लिए आपका अगर ऑप्शनल हिस्ट्री है तो मेरे ऑनलाइन बैच से आप ज़रूर जुड़ सकते हैं, और बीपीएससी मेंस जीएस के भी हमारा एक प्रॉपर क्लास होगा, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और अगर बीपीएससी 67 आपको देना है तो ध्यान रखिए, अगर आप प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसका अगर आप ग्रुप बनाते हैं और एक मेजोरिटी में अगर स्टूडेंट होता है तो मैं ये क्लासेस आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।